अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे स्टमक किस तरह से डिवेल्प हो रहा है और बाद में इसकी रोटेशन किस तरह से हो रही होती है, और लास्ट में देखेंगे स्टमक की डेवलपमेंट के दौरान कौन सी एबनॉर्मेलिटीज हो रही होती हैं स्टमक में। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए नॉर्मल स्टमक के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो देख लेते हैं कौन से हैं। ये इसोफेगस के साथ आगे स्टमक स्टार्ट हो जाता है, इसकी फंडस होती है, उसके बाद बॉडी होती है, आगे इसका पाइलोरिक एंट्रम होता है, पाइलोरिक कैनाल होती है, और लास्ट वाला पोर्शन इसका पाइलोरस होता है। इसकी बॉडी के दो पार्ट होते हैं, एक ग्रेटर कर्वेचर होता है और एक लेसर कर्वेचर होता है। इसकी दो ओपनिंग्स होती हैं, एक ये पाइलोरिक ओपनिंग कहलाती है और ये वाली इसकी स्टार्ट वाली कार्डियक ओपनिंग कहलाती है, क्योंकि ये हार्ट के करीब होती है इसलिए इसे कार्डियक ओपनिंग कह रहे होते हैं। स्टमक की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो फोर्थ वीक जब चल रहा होता है तो उसमें क्या होता है, जो एंडोडर्म है जिसमें जीआईटी बनाई हुई होती है, जो जीआईटी होती है उसमें क्या कौन से उसके पोर्शन होते हैं, फोर गाट होता है, मिड गाट होता है और हाइंड गाट होता है। स्टमक कहाँ से डिवेल्प होता है, ये जो फोर गाट है इसका डिस्टल पोर्शन डायलेट होना स्टार्ट हो जाता है, और डायलेशन के बाद यहीं से स्टमक बनेगा। स्टार्ट में ये एक सिंपल ट्यूब थी, उसके बाद क्या होता है कि फोर गार्ड के डिस्टल पोर्शन में जो इसकी पोस्टीरियर वाली वाल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इस ट्यूब की पोस्टीरियर वाली वाल है, ये इसकी एंटीरियर वाल है। यहाँ से क्या होगा, इसकी पोस्टीरियर वाल ज्यादा रैपिडली ग्रो करेगी, जिसकी वजह से यहाँ इसकी एक फ्यूजी फॉर्म शेप बन जाएगी। बाद में क्या होगा, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि पहले एक रॉड शेप थी ये जो आपका स्टमक था, इसके बाद क्या होगा, इसकी पोस्टीरियर वाल ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो फ्यूजी फॉर्म हो गई है। और ये फ्यूजी फॉर्म क्यों हुई है, क्योंकि इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर था उसी ट्यूब का वो रैपिडली ग्रो हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, इसकी शेप ऐसे फ्यूजीफॉर्म चेंज बन गई है। और इसकी ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ये स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर बनाता है, और इसकी ये जो एंटीरियर बॉर्डर था ये बनाएगा इसका लेसर कर्वेचर। ये जो स्टमक की रोटेशन हो रही होती है, आगे हम देखेंगे कि स्टमक दो तरह से रोटेट कर रहा होता है। जब स्टमक एक बार बन जाता है तो ये क्या करता है, अपने दो एक्सिस के अराउंड रोटेट होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टमक के दो एक्सिस होते हैं, एक इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है, इसमें इसने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड रोटेट होना होता है अपनी डेवलपमेंट के दौरान, और दूसरा इसका एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसे एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस कहते हैं। और दूसरी रोटेशन इसकी कहाँ होती है, अपने एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस के अराउंड होती है, जिसकी वजह से इसकी वो पोजिशन बॉडी में बन जाती है जो एडल्ट स्टमक की होती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो एंटीरो पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड स्टमक की रोटेशन हो रही होती है, ये क्यों हो रही होती है। एक दो डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से, हमने पहले भी देखा था, इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर था वो रैपिडली ग्रो हुआ था, लेकिन इसका जो एंटीरियर बॉर्डर है वो इतनी रैपिडली ग्रो नहीं कर सकता। क्यों नहीं वो ग्रो कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर की तरफ लिवर डिवेल्प होना स्टार्ट हो गया था, जिसने इसके एंटीरियर बॉर्डर की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो इसकी रोटेशन स्टमक की किन कॉजेज की वजह से हुई है, एक तो डिफरेंशियल ग्रोथ हुई थी स्टमक एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर में, और दूसरा इसकी सुपीरियर एस्पेक्ट पे लिवर डिवेल्प होना स्टार्ट हो गया था। जो स्टमक के अंदर रोटेशन हो रही होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, और किन दो एक्सिस के अराउंड रोटेशन होती है स्टमक की, हम पहले भी देख चुके हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड और एक ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड होती है। यहाँ पे ज्यादा क्लियर समझ आ जाएगा किस तरह रोटेशन हो रही है। ये ट्यूब एक बनी थी जो कि एंडोडर्म से मिलके बनी हुई थी, ये ट्यूब रोटेट होना स्टार्ट हो गया अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके अराउंड इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, और इस रोटेशन की वजह से क्या होगा, जो लेफ्ट इसका बॉर्डर था, लेफ्ट जो इसकी साइड थी स्टमक की, लेफ्ट साइड एंटीरियर सरफेस पे आ जाएगी। यहाँ से पता चल रहा है कि जब इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन होनी है तो जो लेफ्ट सरफेस होगी स्टमक की ये सामने की तरफ आ जाएगी, और जब वो सामने की तरफ आएगी तो वो एंटीरियर सरफेस बन जाएगी, और जो इसकी राइट वाली सरफेस थी वो पीछे की तरफ चली जाएगी और वो इसकी स्टमक की पोस्टीरियर सरफेस बनाएगी। और जो सामने की तरफ हमें बॉर्डर नजर आ रहा था, ये जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो ये जो इसकी एंटीरियर बॉर्डर था स्टमक का ये इसका राइट बॉर्डर बन जाएगा, क्योंकि ये राइट साइड पे आ जाएगा। और जो स्टमक का पोस्टीरियर बॉर्डर था ये इसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, जो कि इसका लेफ्ट बॉर्डर बनाएगा। और बाद में क्या होगा, वही जो
एंटीरियर बॉर्डर था वो क्योंकि राइट साइड पे चला गया है, और राइट साइड पे हमारी हमेशा लेसर कर्वेचर होती है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये हमारी लेफ्ट साइड पे लेसर कर्वेचर आ जाएगी, और ग्रेटर कर्वेचर राइट साइड ऑफ द बॉडी में रहेगी। और जो ग्रेटर कर्वेचर है ये किससे बनेगी, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टमक से। और पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ पे चला गया था, क्लॉकवाइज रोटेशन होने की वजह से लेफ्ट साइड पे चला गया था। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाई गई है, जिसकी वजह से एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर जो बॉर्डर था वो राइट साइड पे चला जाएगा, पोस्टीरियर बॉर्डर लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। जो लेफ्ट सरफेस थी स्टमक की वो एंटीरियर सरफेस मान जाएगी, और जो राइट सरफेस थी वो पोस्टीरियर सरफेस मान जाएगी इस रोटेशन की वजह से। ये रोटेशन दिखा दी गई है किस तरह से हो रही है, और ये सारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के राउंड हो रही है। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस के राउंड स्टमक की रोटेशन किस तरह से हो रही है। ट्रांसवर्स एक्सिस के राउंड रोटेशन होने से पहले क्या था, जो स्टमक का क्रेनियल और कॉर्डल एंड था, यानी इसका प्रोक्सिमल और डिस्टल जो एंड था ये मीडियन प्लेन में ही लाई कर रहे थे। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मीडियन प्लेन में ही लाई कर रहे हैं। इसका जो क्रेनियल एंड है ये ऊपर की तरफ है और कॉर्डल एंड नीचे की तरफ है। लेकिन जब ये अपने एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस के अराउंड रोटेट होगी, स्टमक रोटेट होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका जो क्रेनियल एंड है, क्रेनियल एंड लेफ्ट साइड और स्लाइडली इंफीरियर डायरेक्शन में चला जाएगा। और जो इसका कॉर्डल एंड है, डिस्टल एंड है, ये कहाँ चला जाएगा, राइट साइड पे और स्लाइटली अबव चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका क्रेनियल एंड ऊपर था, यहाँ थोड़ा सा इंफीरियर साइड पे आ गया और लेफ्ट साइड पे आ गया। यहाँ पे जो इसका कॉर्डल एंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये नीचे की तरफ था, लेकिन रोटेशन होने के बाद, और रोटेशन ये कहाँ पे हुई है, ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड हुई है, जिसको हम एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस भी कह रहे हैं। तो रोटेशन के बाद क्या हुआ है, ये जो इसका कॉर्डल एंड था ये स्लाइटली राइट साइड पे आ गया है और थोड़ा सा ऊपर भी आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं स्टमक की नर्व सप्लाई कौन सी होती है। ये यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो लेफ्ट वेगस नर्व है ये किसे सप्लाई कर रही है, एंटीरियर वॉल ऑफ स्टमक को, और जो राइट वेगस नर्व है ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक को सप्लाई कर रही है। तो क्या हो रहा है, क्योंकि ये लिखा हुआ है लेफ्ट वेगस नर्व, तो लेफ्ट वेगस नर्व रोटेशन से पहले किस बॉर्डर को सप्लाई कर रही थी, लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट सरफेस ऑफ द स्टमक को सप्लाई कर रही थी। लेकिन जब रोटेशन हो गए वही लेफ्ट सरफेस सामने की तरफ आ गई, तो जो एंटीरियर वाली सरफेस थी उसको कौन अब सप्लाई कर रहा है, लेफ्ट वेगस नर्व सप्लाई कर रही है। और इसी तरह जो राइट सरफेस थी स्टमक की वो रोटेशन होने के बाद क्योंकि पीछे की तरफ चली गई थी, इसलिए जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस है स्टमक की इसको सप्लाई कर रही है पोस्टीरियर वेगल नर्व। यहाँ पे सारी जो रोटेशन हो रही है उसकी समरी दिखाई गई है। ये लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब बनी थी, इसके बाद इसकी पोस्टीरियर जो बॉर्डर था उसमें एक डायलेशन डिवेलप हो गई, क्योंकि ये रैपिडली ग्रो कर रहा था, जिसकी वजह से इसकी फ्यूजिफॉर्म शेप बन गई और इसका लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर बन गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड इसकी रोटेशन हुई। ये इसका जो अपर वाला एंड था ये थोड़ा सा लोअर आ गया है, और जो नीचे वाला इसका कोडल एंड था ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, और ये वो पोजीशन बन गई है जो स्टमक की एडल्ट के बॉडी में होती है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज डिवेल्प हो रही होती हैं स्टमक की एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से। तो पहली एबनॉर्मेलिटी क्या है, कंजेंटल हाइपरट्रोफी पाइलोरिक स्टीनोसिस। इसके नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजेंटली यानी बाय बर्थ ही ये प्रॉब्लम हो रहा है। हाइपरट्रोफी हो रही है किस रीजन की, हाइपरट्रोफी का मतलब होता है तेजी से ग्रोथ हो जाना उस टिश्यू की, किसी भी टिश्यू की बॉडी में तेजी से ग्रोथ होना हाइपरट्रोफी कहलाता है। लेकिन अगर इसी टिश्यू की जो पाइलोरिक रीजन के अंदर है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पाइलोरिक रीजन था, इसके अंदर का टिश्यू रैपिडली ग्रो हुआ, जिसकी वजह से ये पाइलोरिक रीजन की जो ओपनिंग थी, जो इसकी केनाल थी, वो नैरो हो गई है, और इस कंडीशन को कह रही होती है कंजेंटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस। और ये क्यों हुई है, क्योंकि पाइलोरिक रीजन के अंदर जो टिश्यू था वो रैपिडली ग्रो हुआ है और उसने ल्यूमन को नैरो कर दिया है। यानी किसके ल्यूमन को नैरो किया है, पाइलोरिक रीजन के जो ल्यूमन था उसको नैरो कर दिया हुआ है। फिर देखते हैं दूसरी कंडीशन, इसे कह रही होती है थोरेसिक स्टमक। इस कंडीशन में क्या हो रहा होता है, सर हम नॉर्मली देखते हैं क्या होता है, ये आपका डायाफ्राम है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर रहा है। यहाँ से ईसोफेगस गुजरती है और आगे जाके स्टमक के साथ कंटिन्यू हो जाती है।
लेकिन अगर किसी वजह से स्टमक के अंदर प्रेशर बढ़ जाए या शॉर्ट इसोफेगस हो तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टमक का कुछ पोर्शन इस ओपनिंग जो डायफ्राम के अंदर इसोफिजियल ओपनिंग थी इसमें से होता हुआ थोरैक्स के रीजन में पहुंच जाता है। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, थोरैसिक स्टमक। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जिसे कह रहे होते हैं आवर ग्लास स्टमक। ये क्या है आवर ग्लास, जो पुराने ज़माने थे वहाँ पे क्या होता था कि लेबॉर्ट्री के अंदर टाइम को नोट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था जिसे कहते थे आवर ग्लास। इसके दो पोर्शन थे, एक ऊपर वाला पोर्शन होता था और एक नीचे पोर्शन होता था। ऊपर वाले पोर्शन में रेत डाल देते थे या कोई लिक्विड डाल देते थे और टाइम नोट करते थे कि वो जो लिक्विड या रेत ऊपर वाले पोर्शन में डाली है वो कितने टाइम में नीचे वाले पोर्शन में चली गई है। और इसको ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता था ऊपर वाले पोर्शन से नीचे वाले पोर्शन में जाने के लिए। तो इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को कहा गया था ये आवर ग्लास है, क्योंकि 1 घंटे में उस सब्सटेंस को इंडिकेट कर रहा था जो 1 घंटे में ऊपर वाले पोर्शन से नीचे वाले पोर्शन में पहुंच जाता था। और यहाँ पे स्टमक की ऐसी शेप जो कि उस आर ग्लास इंस्ट्रूमेंट जैसी हो जाती है, तो इस एबनॉर्मेलिटी को कहते हैं आर ग्लास स्टमक। इसमें स्टमक के दो पोर्शन बन जाते हैं, एक ऊपर वाला पोर्शन बन जाता है, एक नीचे वाला पोर्शन बन जाता है और दरमियान में एक कंस्ट्रिक्शन डिवेल्प हो जाती है। तो अगर स्टमक के अंदर पेप्टिक अल्सर डिजीज हो जाए, स्टमक के अंदर अल्सर बन जाए और अल्सर बनने के बाद उन अल्सर के अंदर फाइब्रोसिस हो जाए, फाइब्रोसिस बाद में कॉन्ट्रैक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टमक की शेप और ग्लास इंस्ट्रूमेंट जैसी हो जाती है। और जब इस तरह से हो जाएगी तो स्टमक की जो मोटिलिटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी और डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आएंगे। इसके अलावा और भी अब नॉर्मेलिटीज डिवेल्प हो सकती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।